मनुष्य के धर्म का विकास भी विकास है, तथाकथित धर्म जिसकी बात कर रहे हैं उसका विकास भी विकास है, मैं मान रहा हूं। लेकिन यह प्रधानमंत्री का काम नहीं है, यह आध्यात्मवादियों का काम है, यह प्रजा का काम है। इसलिए विकास के रास्ते से भटक गए। जो विभाग उनको सौंपे गए हैं उन विभागों पर उन्हें ध्यान नहीं है। राम जन्म राम मंदिर का कोई मंत्रालय नहीं है वहाँ। केंद्र में राम मंत्रालय का राम मंत्रालय नहीं है कोई भी। कल को ये बना दें बात अलग है। अपने घमंड में राम मंत्रालय बना दें, राम मंदिर मंत्रालय बना दें, क्योंकि जिस तरीके से नवाजा जा रहा है, जिस तरीके से पैसा अनाप शनाप खर्च किया जा रहा है, तो मंत्रालय से भी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो एक मंत्रालय बना सकते हैं। सरकार ये मुखौटा कुछ और है, साम्राज्यवादी शक्ति, कोई अंतर्दृष्ट शक्ति है पीछे से इनके। जब संघ बना था तब से शक्ति है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये मौत के घाट उतार देते हैं आदमी को। संघ बना था, संघ ने हमारे सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह और सारे जितने भी हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारी है उनकी आलोचना करते थे, उनकी चुगली करते थे, उनकी सीबीआई करके, उनको खुफिया करके उनको पकड़वाते थे। वह जनक संगठन है। बाद में उसका जनसंघ पड़ा, जनसंघ के बाद में संघ का जनसंघ पड़ा, राजनीतिक पार्टीकरण हुआ, राजनीतिक पार्टी के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी हुआ। और एक और बता रहे उपाय हम, ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी सवाल करेंगे कि ईवीएम मशीन पारदर्शिता है, वो हो जाता है, लेके भाग जाएंगे बैलेट पेपर को 10 बेर लेके भाग जाओ। तुम दोनों से चुनाव कराइए। वहाँ 2 बूथ रखिए, 2 पैरेलल व्यवस्था नहीं हो सकती क्या? समानांतर 2 व्यवस्था नहीं हो सकती? 2 बेंच नहीं होती हाई कोर्ट में, 2 जजों की बेंच नहीं होती है, 2 मस्तिष्क हैं अलग अलग। तो 2 मस्तिष्क, एक बैलेट पेपर वाला मस्तिष्क और एक ईवीएम वाला मस्तिष्क, ये दोनों से बराबर हो। और उसमें अंतर का फ्लेक्सिबल हो सकता है कि भाई एक बार गलती से फिर बैलेट पेपर वहां लग गया, गलती से ईवीएम में चिन्ह अलग लग गया, तो उसका 1 सेकंड, उसका 10-20, उसका 2%, 5% का रिलैक्सेशन दे सकते हो। घूंघट है, ये घूंघट में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव घूंघट का विषय नहीं है। हमारी बहन बेटी घूंघट में समादर पाती है, आदर पाती है। यहाँ वोट के लिए जो तुम घूंघट बनाओगे, अब तो देश का वो जमाना है कि वोट क्लियर कर देना चाहिए सामने, वही की वही, कि वोट किसको दिया इस शर्त पे वोट डालना चाहिए, कि क्लियर का एहसास के। वो कायर है जो अपनी वोट अपने प्रमाण से डरता हो। संयोग से इनके सीएम बन के काफी प्रदेशों में डीएम, सीएम और फिर पीएम, सीएम, डीएम और ईवीएम, सारा एम का मजे। ये बताते हैं 2-2, 3-3 लच्छेदार भाषा में बोलते, मैं इन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। सारा ईएम का मैटर है, एम का मैटर है, सारा एम का मसला है, मोदी जी का मसला है। मोदी जी में भी एम पहले लगती है, इसलिए जनता ही तो बनाती है सारे एम और डीएम और ईवीएम। अपने भाई पकड़ लिए सारे इन्होंने, और ईवीएम ये भी अपनी बहन बना ली इन्होंने। और सारा मतलब जो है ये खेल चल रहा है इन कपूतों के हाथ में। और ये प्रजा को डरा रहे हैं, सेना को खरीद रहे हैं, अपने जननायक जनरल फिट कर लिए, अपने निर्वाचन आयोग में फिट कर लिए, अपने जजेस फिट कर लिए। जितना हो सकता है फिट करते जा रहे हैं। देर हो चुकी है क्रांति के लिए, अब खूनी क्रांति की आवश्यकता है इस देश में। अगर मेरे हाथ में परमाणु शक्ति हो, छोटे से अणु बम से कुछ नहीं होता। परमाणु बम चाहिए अब इनका विनाश करने के लिए, परमाणु बम चाहिए राक्षसों का विनाश करने के लिए। जो अदृश्य शक्ति है उसके ऊपर पहले फेंकी जाएगी। कौन सा देश इन्हें साथ दे रहा है, किस देश के ये एजेंट है, चाहे वो अमेरिका है कोई भी है। सुभाष मारे गए, आज तक उनका पता नहीं है। अगर कांग्रेस कौन है जिम्मेदार? अगर सुभाष को कांग्रेस मरवाती, समझिए सुभाष को कांग्रेस मरवाती, तो निसंदेह मतलब जो है ये पार्टी में आ गए, सारी फाइलें इनके हाथ में थी, फाइलें मांगी, खोल देते, 100% खोलते हुए कांग्रेस ने हमारे प्रमाण दिखाते ये, लेकिन नहीं बोले। मोदी जी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, अभी पकड़े नहीं गए, रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। किसी साम्राज्यवादी ताकत के एजेंट है भारत के प्रधानमंत्री। मुझे राजद्रोह में भेज लीजिए, मुझे राजद्रोह में भेजिए, मुझे फांसी लगा दीजिए। मैं सुभाष का अनुयायी हूं और हूं मैं किसी पार्टी का 5 रुपया का मेंबर नहीं हूं। मैं पंडित विजय चंचल सामाजिक संगठन चलाता हूं, ग्राम्य भारत भूमि, उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूं। और जहां तक आपका प्रश्न है, प्रश्न में माननीय मोदी जी ने निसंदेह गुजरात में विकास किया। गुजरात उनका मूल प्रदेश था। निसंदेह माननीय मोदी जी ने गुजरात का विकास किया। विकास क्रम में वहाँ गुजरात चल भी रहा था स्वाभाविक रूप से, इंडस्ट्री एरिया है बहुत व्यापक रूप से, लेकिन उसमें निसंदेह माननीय मोदी जी की अच्छी भूमिका रही। हम किसी उसमें नहीं जाएंगे पार्टीवाद पे, लेकिन
माननीय मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बन गए तो पता नहीं अहम जाग गया, क्या हो गया, या मति भ्रम हो गया, क्या हुआ, वो विकास के मार्ग से विचलित हो गए हैं, अलग हट गए हैं। विकास नहीं हो रहा नहीं, विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, देश का हिरास हो रहा है। विकास केवल उससे सड़कों के विकास से ही मतलब नहीं होता है, विकास एक समग्र विकास से मतलब होता है। मनुष्य की चेतना का विकास भी विकास है, मनुष्य के धर्म का विकास भी विकास है, तथाकथित धर्म जिसकी बात कर रहे हैं उसका विकास भी विकास है, मैं मान रहा हूं। लेकिन यह प्रधानमंत्री का काम नहीं है, यह आध्यात्मवादियों का काम है, यह प्रजा का काम है। इसलिए विकास के रास्ते से भटक गए। जो विभाग उनको सौंपे गए हैं उन विभागों पर उन्हें ध्यान नहीं है। राम जन्म, राम मंदिर का कोई मंत्रालय नहीं है वहाँ। केंद्र में राम मंत्रालय का राम मंत्रालय नहीं है कोई भी। कल को ये बना दें बात अलग है, अपने घमंड में राम मंत्रालय बना दें, राम मंदिर मंत्रालय बना दें। क्योंकि जिस तरीके से नवाजा जा रहा है, जिस तरीके से पैसा अनाप शनाप खर्च किया जा रहा है, तो मंत्रालय से भी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो एक मंत्रालय बना सकते हैं, सरकार का पैसा नहीं। अभी सुनिए, सरकार का हो रहा है, समाज का हो रहा है हमारे भारत का पैसा। ये कार्यकर्ताओं से भी करा रहे हैं, चंदा से भी करा रहे हैं, बंदा से भी करा रहे हैं, अंधा से भी करा रहे हैं और धंधा से भी करा रहे हैं। हर तरीके से जो भी इनकी पेश चल रही है, तानाशाह देश गुलाम है। आज की तारीख में प्रजा भूल में है, राजनीतिक पार्टियां भूल में है। जो इनके अनुगामी हो गए सांसद विधायक कितने ही तो राष्ट्रवादी हो सकते हैं, वो भी भूल में है जो इनकी पार्टी चुने जा रहे हैं। ये मुखौटा कुछ और है, साम्राज्यवादी शक्ति, कोई अंतर्दृष्ट शक्ति है पीछे से इनके। जब संघ बना था तब से शक्ति है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये मौत के घाट उतार देते हैं आदमी को। संघ बना था, संघ ने हमारे सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह और सारे जितने भी हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारी है उनकी आलोचना करते थे, उनकी चुगली करते थे, उनकी सीबीआई करके, उनको खुफिया करके उनको पकड़वाते थे। वह जनक संगठन है। बाद में उसका जनसंघ पड़ा, जनसंघ के बाद में संघ का जनसंघ पड़ा, राजनीतिक पार्टीकरण हुआ, राजनीतिक पार्टी के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी हुआ। नाम भारतीय, काम कुछ और, अदृश्य शक्ति, साम्राज्यवादी, काम ये है इनके। जनता इन चीजों को समझ नहीं रही है। दो टर्म हो चुके हैं। ये बड़ा कूटनीतिक चाल है। इसका स्पष्ट प्रमाण तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन प्रमाण आंखों के देखे नहीं होते हैं। इस मानस ग्रंथि के द्वारा अगर 4 उदाहरण मिल जाएं, 4 उदाहरण, मात्र 4 उदाहरण पे मालूम पड़ जाता है कि ये क्या है। जैसे कोई शराबी शराब पी रहा है, लाइन में लग रहा है, यार तुम शराबियों में खड़े थे लाइन में, नहीं मैं तो वैसे खड़ा हो गया था, मेरा मित्र था एक। दोबारा फिर वो ठेके पे पकड़ा गया, अग्रिम पंक्ति में खड़ा, कुछ नहीं, वो मेरे जीजा ने मंगाई थी इसलिए मैं तीसरी बार वो उस पे बैठे हुए, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए झूम रहे हैं। कुछ नहीं, मैं तो उनके नाटक कर रहा था, अभिनय कर रहा था। वो पी रहे थे, मैं नहीं पी रहा था। आपने कब देखा था मेरे हाथ में? नहीं कब तो नहीं देखा, लेकिन तुम झूम रहे थे, तुम फिसल रहे थे। कुछ नहीं, मैं ड्रामा कर रहा था। वो जो मुंबई का एक हीरो हुबहू नाटक करता था, मैं ऐसे कर रहा था, उसकी स्टाइल में था। अच्छा, तो फिर किसी दिन पकड़ी गई, क्लियर कट पकड़े गए पीते हुए। तो अभी समय लगेगा, मोदी जी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। अभी पकड़े नहीं गए, रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। किसी साम्राज्यवादी ताकत के एजेंट है भारत के प्रधानमंत्री। मुझे राजद्रोह में भेज लीजिए, मुझे राजद्रोह में भेजिए, मुझे फांसी लगा दीजिए। मैं सुभाष का अनुयायी हूं और हूं मैं किसी पार्टी का 5 रुपया का मेंबर नहीं हूं, ना मोदी जी की पार्टी का, ना कांग्रेस का, ना समाजवादी का, किसी का भी 5 रुपए का मेंबर नहीं हूं। इतनी उम्र हो गई है, वो बात अलग है कि मैं ग्राम्य भारत भूमि दल नाम का एक संगठन रजिस्टर्ड कराया था, उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूं और आज मैं भीख मांग रहा हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मैं भीख मांग रहा हूं तो मैं भारत माता का सपूत नहीं हूं। आ रहा है, देश आ रहा है, वो समय आ रहा है। ये ऐसी मौत मारे जाएंगे कि धरती पे किसी को मौत नसीब ना हुई हो। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल देता हूं, आत्मा बाहर निकाल देता हूं। 100 बार जिंदा होता हूं, 100 बार मरता हूं। मोदी जी मुझे फांसी लगा लो, योगी जी मुझे फांसी लगा लो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 बार आत्मा बाहर निकाल सकता हूं, अपनी माँ की कोख की कसम पे जन्मा माना जाऊं। योग साधना, यह आज से 19 साल 30 साल पहले शक्ति अर्जित कर ली थी और इस शक्ति के प्रति भी मैं कोई नतमस्तक नहीं हूं कि मुझे यही सिद्धियां भी अर्जित करनी है ना। किस देश के आप इशारे पे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी किसी देश की एजेंट के तौर पर काम कर रही है। एजेंट है। सुनिए,
उस समय तो स्पष्ट था, जब संघ था तो संघ उस समय ब्रिटिश का एजेंट था, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता हमारे ऊपर हावी थी और उनके पक्ष में हमारी रिपोर्ट उन्हें दी जाती थी, तो साफ जाहिर है उनका एजेंट था। कोई धन इन्हें छोड़ के चले गए संघ के लिए, जो इन्होंने नाटक रचा के 5-5 रुपए चंदा ले रहे हैं, हम कमीशन ले रहे हैं ताकि पकड़ में ना आ जाएं। एक धन इन पे था, धन की महत्ता होती है, धन और साधन की महत्ता होती है। किसी भी संगठन के विस्तार में, किसी कार्य योजना में एक बहन बेटी की ब्याह भी करो तो उसमें कोई ना कोई अपेक्षित धन, कितना ही भी प्रोटोकॉल निर्धारित करके, नियमित करके करो, सीमित करके करो, तो भी एक अपेक्षित धन खर्च होता है। समझ रहे? ये नोट कर लीजिए, पूरे देश को जोड़ना आसान काम नहीं है। इन्होंने ड्रामा किया, अवैध धन था, सुभाष मारे गए, आज तक उनका पता नहीं है। अगर कांग्रेस कौन है जिम्मेदार? अगर सुभाष को कांग्रेस मरवाती, समझिए, सुभाष को कांग्रेस मरवाती तो निसंदेह मतलब जो है ये पार्टी में आ गए, सारी फाइलें इनके हाथ में थी, फाइलें मांगी, खोल देते, 100% खोलते, कांग्रेस ने हमारे प्रमाण दिखाते ये, लेकिन नहीं बोले, खत्म कर दिया मामला। सरकार तो कांग्रेस की ही थी ना। यह भी संदेह है, प्रमाण नहीं है। यह भी संदेह है कि जब वो भेद नहीं खोला, कांग्रेस पे भी आरोप नहीं लगाया कि इन्होंने मरवाया, कोई झूठा भी नहीं लगाया कैसा ही भी, तो निसंदेह इनकी भूमिका रही है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी चूंकि मारे गए थे, एक बड़ा नायक, तो दूसरे महानायक की भी मृत्यु इन्होंने करी। कुछ समय के लिए वो छिप कर रहे हो, बात अलग है, किसी मोड़ पे उनकी मृत्यु के भी जिम्मेदार यही हो सकते हैं। समझ रहे हो? नाथीराम को अब नहीं, तब जो है नहीं, तब आप कह रहे हैं कि तब ब्रिटिश के वो एजेंट थे। मेरा ब्राह्मण, मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल पागल आदमी, उसने एक बापू को मारा जिसने भारत को आजादी दी। हम किसी फिलॉसफी पे कोई कदम गलत रख गया हो उनका, किसी को पसंद ना हो, बात अलग है। विभाजन हो रहा था, खून हो रहा था, उस समय वो रोक ना पाया, विवश है। सब भगवान नहीं हो सकते, समझ रहे हो कि हर घटना को रोक लें, कुछ ईश्वर के हाथ में घटनाक्रम होते हैं, नहीं तो कुछ और हो जाता विप्लव, जो भी है। अथवा चाहे किसी ने चाल चल दी, किसी और नेता ने गांधी जी को रोक दिया, वो विवश हो गए, उनकी पार्टी, मैं नहीं जानता, मैं इस विवाद में, लेकिन उन्होंने अच्छा किया देश के लिए, आजादी की लड़ाई लड़ी, महानायक रहे। अब बता दीजिए, क्योंकि आप बता दीजिए, जैसे आपने बताया कि आजादी के समय, नहीं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ इस देश से, महात्मा गांधी को किसने मरवाया? जिसने देश जो निसंदेह देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। नंबर 2, इंदिरा गांधी, उसी आजादी के महानायकों के हमारा जो प्रश्न सुन लीजिए, प्रधानमंत्री थी। नहीं, इस देश में राजीव गांधी की हत्या हुई। बात सुनिए, जज्बात की बात है, जज्बात की बात है। एक्शन में परमाणु, अगर मेरे हाथ में परमाणु शक्ति हो, छोटे से अणु बम से कुछ नहीं होता। परमाणु बम चाहिए इनका विनाश करने के लिए, परमाणु बम चाहिए राक्षसों का विनाश करने के लिए। जो अदृश्य शक्ति है उसके ऊपर पहले फेंकी जाएगी। कौन सा देश इन्हें साथ दे रहा है? किस देश के ये एजेंट है? चाहे वो अमेरिका है, कोई भी है, कितनी बड़ी सत्ता में, उसके ऊपर परमाणु बम फेंकने वाला सपूत आएगा तो सही, लेकिन परमाणु बम नहीं है अभी हाथ में उसके। अभी क्लियर नहीं है कि किस देश के एजेंट है। सपूत आएगा जो अमेरिका के ऊपर भी, अगर अमेरिका के एजेंट है तो अमेरिका के ऊपर फेंकेगा वो सपूत परमाणु बम, लेकिन परमाणु बम उसके हाथ नहीं आया है। परमाणु बम तो इनके हाथ आ गए, कपूतन के, इन कपूतों के हाथ में, और ये प्रजा को डरा रहे हैं, सेना को खरीद रहे हैं, अपने जनरल फिट कर लिए, अपने निर्वाचन आयोग में फिट कर लिए, अपने जजेस फिट कर लिए, जितना हो सकता है फिट करते जा रहे हैं। देर हो चुकी है क्रांति के लिए, अब खूनी क्रांति की आवश्यकता है इस देश में। आगे समझ में, खूनी क्रांति की आवश्यकता है, और वो प्रजा, इसकी प्रजा स्वयं उठेगी तब होगा। समझ रहे हो? कोई राजनीतिक पार्टी, इनके मुखौटे भी बदनाम हो चुके हैं, वो बन के चलती हैं, तो उनके साथ प्रजा जाने को तैयार नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति आए और वो आजादी की लड़ाई लड़ेगा, देश की नई आजादी की मांग करेगा। आगे समझ में, यदि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन, नई आजादी का आंदोलन मैं लेके चलता रहा हूँ, मेरा बैनर आज से 15 साल पहले से है, नव स्वतंत्रता आंदोलन। कोई भी परिवर्तन होने के लिए नहीं, कोई भी परिवर्तन होने के लिए राजनीतिक तरीका तो अपनाना ही चाहिए ना, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तक आप राजनीतिक राह नहीं अपनाएंगे, कैसे कोई परिवर्तन होगा? चाहे वो समाज की बात हो, आर्थिक विकास हो, किसी तरीका। लोकतंत्र में निर्वाचन पद्धति का एक महत्वपूर्ण रोल है। लोकतंत्र में स्तंभ तो सबका महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन जो निर्वाचन पद्धति का मूल जनक रोल है, यानी कि नए विधाताओं को जन्म देना, नए सांसदों को जन्म देना, नए उनको, वो कौन है? वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में है मशीन, ईवीएम, और ईवीएम प्रणाली
वो संदेहास्पद हो चुकी है। देश का आधा वर्ग कम से कम उसका विरोध कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ अगर 25% या 33% भी विरोध करता है तो वीवीपैट की बात हो रही है। वीवीपैट की 25% में सिलेक्शन होते हैं, 25% में एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है रिजर्वेशन के अंदर, 20% में भी सिलेक्शन हो जाता है मेरिट में, 15% में भी कोई नहीं मिला तो 15% में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है। 20% पे कहाँ होता है? होता है 740 में 500 के नीचे रहता है। मत भटक। अगर स्टूडेंट उनमें नहीं, अगर प्रतिभाशाली स्टूडेंट नहीं बैठे हैं तो अगर मान लो 2 ही स्टूडेंट बैठे हैं तो वो 15% में भी सेलेक्ट होगा, क्योंकि रिजर्वेशन उसका एकमात्र अधिकार है। उसमें फिर रिजर्वेशन गड़बड़ है। नहीं, मैं रिजर्वेशन नहीं, आप भटक गए आप वहीं आ जाइए लौटकर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये माननीय मोदी जी ने कि जो निर्वाचन पद्धति है उस पे भी कैप्चरिंग कर ली है, जिसमें ईवीएम संदेहास्पद है। ये तो कहा जा रहा है वीवीपैट की बात, अगर 100% वीवीपैट हो जाती है तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। महाराज अकेली वीवीपैट ही जिम्मेदार नहीं है। डीएम सबसे पहले पीएम फिर सीएम, संयोग से इनके सीएम बन के काफी प्रदेशों में, डीएम सीएम और फिर पीएम सीएम डीएम और ईवीएम, सारा एम का मजे। ये बताते हैं 2-2 3-3 लच्छेदार भाषा में बोलते, मैं इन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। सारा ईएम का मैटर है, एम का मैटर है, सारा एम का मसला है, मोदी जी का मसला है। मोदी जी में भी एम पहले लगती है, इसलिए जनता ही तो बनाती है सारे एम और डीएम और ईवीएम अपने भाई पकड़ लिए सारे इन्होंने, और ईवीएम ये भी अपनी बहन बना ली इन्होंने, और सारा मतलब जो है ये खेल चल रहा है, चलता रहेगा। 24 में क्या लग रहा है? निर्वाचन शुद्ध नहीं होने देंगे। जब निर्वाचन शुद्ध नहीं होगी, सुनिए ईवीएम पे मैं इतना ही बोलूंगा कि मोदी जी का क्या देहाती भाषा में क्या उत्कोड़ा जाता है इस प्रधानमंत्री का। यदि हमारा पाला बिल्कुल पारदर्शी हो जाए, जो दिखाई दे हमें पाला, कुश्ती का पाला होता है, अगर कली एक पैर मिट जाता है खिलाड़ी में एक बार गेम खेलने पे, तुरंत वहीं की वहीं बीच बीच में कली बिखेरने वाले होते हैं, समझ गए। क्रिकेट का मैच होता है, यदि उसकी बाहर की बाउंड्री से, अगर पक्की बाउंड्री नहीं है, पक्के पैंट से, यदि वो कच्चे पैंट से है कहीं किसी खेल में, नहीं समझे, तो निसंदेह वो मिट जाती है बॉल पड़ने से, बॉल टच हो जाने से। इतनी से 2 इंच के उस गैप को भी तुरंत एकदम भर दिया जाता है पारदर्शी बनाए रखने के लिए। जब मेरे तुम्हारे बीच में पारदर्शिता नहीं होगी, मेरे तुम्हारे बीच में घूंघट होगा, मेरा रूप क्या मालूम पड़ेगा, तुम्हारा रूप क्या मालूम पड़ेगा। सच्चाई आदमी का फिर नहीं है कि सच्चाई कहाँ है। मेरी नाक कट रही है, मेरी नाक बढ़ रही है, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा जब मैं घूंघट ओढ़ लूंगा। बहुत सही। फिर तो ये घूंघट है, ये घूंघट में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव घूंघट का विषय नहीं है। हमारी बहन बेटी घूंघट में समादर पाती है, आदर पाती है। यहाँ वोट के लिए जो तुम घूंघट बनाओगे, अब तो देश का वो जमाना है कि वोट क्लियर कर देना चाहिए सामने, वही की वही, कि वोट किसको दिया इस शर्त पे वोट डालना चाहिए, कि क्लियर का एहसास के। वो कायर है जो अपनी वोट अपने प्रमाण से डरता हो। राज सपूत नहीं है जो ये डरे कि मुझको गोली मार देगा, मैं वोट देने जाऊंगा। वही तो देशभक्ति है कि मैं ये वोट लगाऊं और मैं बताऊं वही की वही स्क्रीन पे सबके सामने कि मैंने वोट किस चिन्ह पे डाली है, किस चिन्ह पे। बाहर स्क्रीन लगी होनी चाहिए और वहाँ वोट डालने वाला फोटो होना चाहिए, ताकि दूसरे विपक्षी लोग भी फोटोग्राफी लेते रहे उस स्क्रीन की, कितने वोट पड़े हमारे पक्ष में, किस व्यक्ति ने वोट दिया हमें, ताकि कल को इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो उस व्यक्ति को ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दें। समझ रहे हो, हम साक्ष्य के लिए, जिसके हम कोर्ट में साक्ष्य न दे सके, वो ढकी मुसलमानी, वो ढका राग। मुहावरा है, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक मुहावरा है ढकी मुसलमानी। तो कहना है कि अगर त्वरित जो है कि मुसलमानी का अगर तुरंत जो है अरे मुसलमान को रिजल्ट आ जाएगा। उधर बुर्का उघाड़ रहे हैं, बात तो सुन लीजिए, इसकी इज्जत उखाड़ रहे हैं, उधर नहीं, उधर बुर्का उघाड़ रहे हैं, उधर वहाँ उसका ईवीएम का बुर्का उघाड़ नहीं रहे। सीधे बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। और एक और बता रहे हैं उपाय हम, ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी सवाल करेंगे कि ईवीएम मशीन पारदर्शिता है, वो हो जाता है, लेके भाग जाएंगे बैलेट पेपर को 10 बेर लेके भाग जाओ। तुम दोनों से चुनाव कराइए, वहाँ 2 बूथ रखिए, 2 पैरेलल व्यवस्था नहीं हो सकती क्या? समानांतर 2 व्यवस्था नहीं हो सकती? 2 बेंच नहीं होती हाई कोर्ट में, 2 जजों की बेंच नहीं होती है, 2 मस्तिष्क अलग अलग, तो 2 मस्तिष्क, एक बैलेट पेपर वाला मस्तिष्क और एक ईवीएम वाला मस्तिष्क, ये दोनों से बराबर हो, और उसमें अंतर का फ्लेक्सिबल हो सकता है कि भाई एक बार गलती से फिर बैलेट पेपर वहाँ लग गया, गलती से ईवीएम में चिन्ह अलग लग गया, तो उसका 1 सेकंड, उसका 10-20, उसका 2% 5% का रिलैक्सेशन दे सकते हो कि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो 2% क्षम्य होगा अंतर।
एरर जो होगा सामने कहने होगा। एरर की बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। उतना एरर जो है मान्य होगा। हाँ कुछ % एरर मान्य होगा तो इसे मंजूर कर लेंगे मोदी जी की बात को। और उसमें बैलेट पेपर ही मान्य होना चाहिए। फिर भी एरर के बावजूद बैलेट पेपर ही मान्य होना चाहिए। लेकिन बड़ा एक अंतर, और बड़ा अंतर निकल जाए तो दोबारा चुनाव करा लीजिए। बड़ा अंतर निकल जाए तो दोबारा चुनाव हो गए। और 2% 3% की बेईमानी कर लो मोदी जी। मैं ये कह रहा हूँ जिस पे फिक्स कर दी गई है वो EVM या जितना % हैंग करते हैं, मैं कह रहा हूँ 2-3% 5% की कर लो बेईमानी महाराजो। ऐसा देश के साथ कुठाराघात मत करो, प्रजातंत्र को मत कुचलो, मत नष्ट करो प्रजा के साथ। उसी प्रजा को जो भ्रम में है, ये आखिर लेकिन जागरूकता केवल अंतर मन में है। अंतर मन में ज्वाला भड़क रही है। अंतर मन में मुद्दा बनेगा, मेरी भविष्यवाणी है। मोदी जी सुन ले, योगी जी सुन ले, और बिल्कुल वो प्रमादी लोग सुन ले जो EVM के पक्ष में हैं। वे प्रमादी लोग सुन ले, इसी EVM के ऊपर खूनी क्रांति आएगी। इसी मोदी जी के ऊपर भारत के अंदर खूनी क्रांति आएगी। ये इतिहास है, वहां से अंतरिक्ष से आता है। खूनी क्रांति किसी के मेरे कहने से भी नहीं आ जाएगी, अचानक भी नहीं आ जाएगी, एक समय पे हर समय भी नहीं आती है, लेकिन आती है खूनी क्रांति। जब अंग्रेजों के खिलाफ खूनी क्रांति आई, जब पहले हमारे देश पर हमको परतंत्र करने वाले कितनी मुगल हुए और भी हुए, हूण हुए, जब हमारी खूनी क्रांति आई, कितने ही देशों में जो हमसे भी ज्यादा हैं और बिल्कुल फौजी शासन चल रहा है, उस फौजी शासक के खिलाफ ये तो आधा प्रजातंत्र तो है, कम से कम कुछ तो चल रहा है। और थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हम बोल तो रहे हैं, बोलने तो नहीं देते, ये उसे छिपा लेते हैं, की आजादी है। एक स्टेंजा दिखाते हैं, ये केवल मेरा एक स्टेंजा दिखाएंगे। यदि राष्ट्रीय मीडिया होगा तो मेरा एक स्टेंजा दिखाएंगे जिस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, जिस पर एक सामान्य विरोध जाहिर हो। जहां प्रबल विरोध है, जहां मैं एजेंट बताऊंगा उसे नहीं दिखाएंगे, जहां मैं अमेरिका का एजेंट बताऊंगा उसे नहीं दिखाएंगे कि मोदी जी बदनाम